हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज सनांशु और आज हम एक और टॉपिक करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर चैप्टर में से, जो हमारा ई बिजनेस सब्जेक्ट को बिलोंग करता है। और आज के टॉपिक का नाम है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने ये देखा था कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं उनकी। तो अभी थोड़ा सा टाइम आ गया है जब हमें उनकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में भी देख लेना चाहिए कि आखिरकार जो आज हमारे पास कंप्यूटर्स हैं वो कहाँ से आए हैं और आगे उनका क्या स्कोप है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो बस आज हम इस वीडियो के अंदर उनकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो आज हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो है जनरेशन की, कि हम जनरेशन से क्या मतलब रखते हैं। तो गाइस, जनरेशन का मतलब है, जनरेशन इन कंप्यूटर मीन्स अ स्टेप अप इन टेक्नोलॉजी। एक सीढ़ी ऊपर, एक स्टेप और ऊपर जाना, मतलब किसी चीज में एडवांसमेंट करना, आगे बढ़ना। ठीक है, तो उसे हम जनरेशन बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंप्यूटर इंडस्ट्री। अब जैसे एडवांसमेंट होती है, एक नई जनरेशन आती है, तो उसी के साथ साथ जो है हमें वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जिससे कि हम ग्रोथ कि कितना हमें फायदा हुआ है, क्या ग्रोथ है, उसे हम माप सकते हैं। ठीक है, इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज। अब जैसे जैसे एडवांसमेंट होती है कंप्यूटर्स के अंदर, जनरेशन नई जनरेशन आती है, उसके साथ ही जो उसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो इम्प्रूव होते जाते हैं। ठीक है, तो हम उससे ये पता चला सकते हैं कि पहले जो हार्डवेयर था वो कैसा था और अब जो नई जनरेशन में हार्डवेयर है वो कैसा है। वही चीज हम सॉफ्टवेयर के लिए भी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लीड्स टू चेंजेस इन कंप्यूटर सिस्टम्स। तो जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे हमारी एडवांसमेंट आती है, टेक्नोलॉजी बेटर होती जाती है, नई जनरेशन आती है, वो अपने साथ बहुत सारे चेंजेस लेके आती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी अभी तक की 5 जनरेशन्स। जो फर्स्ट जनरेशन 1942 से लेके 1955 में जो वैक्यूम ट्यूब्स थी, उससे शुरू हुई थी, और आज जो चल रही है वो है फिफ्थ जनरेशन 1989 से लेके आज तक की, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उसके बीच में सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन आई हैं, और हम इस हर जनरेशन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर आगे। तो ये हमारी हो गई 5 जनरेशन्स, और हम देखेंगे कि कैसे फर्स्ट जनरेशन से जब हम सेकेंड जनरेशन में आए, क्या क्या हमारे अंदर उसके एडवांटेजेस हुई, क्या उसके अंदर और बेहतरीन चीजें हुई, क्या चीजें इंप्रूव हुई, कैसे टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट किया, वो हम सब कुछ इसमें कवर करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन की। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, जो जनरेशन है उसे हम शॉर्ट में जेन लिखते हैं, तो ये है फर्स्ट जनरेशन। अब ये जो जनरेशन है उसे हम कहाँ से कहाँ तक मानते हैं, हम 1942 से लेके 1955 तक के जो ईयर्स हैं, जो पीरियड है, उसे हम फर्स्ट जनरेशन में कैटेगराइज करते हैं। उस समय की सबसे खास बात ये थी कि तब वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुआ करती थी, और एक वैक्यूम ट्यूब की यहाँ एक मैंने पिक्चर लगाई है, ये 2 वैक्यूम ट्यूब पड़ी हैं, कुछ इस तरीके से वो दिखा करती थी। चलिए, पहला पॉइंट, दिस जनरेशन कंप्यूटर्स यूज वैक्यूम ट्यूब्स एज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। तो हम हमेशा से बात करते आए हैं कि जो कंप्यूटर्स है वो डेटा को प्रोसेस करते हैं। तो जो उस समय के जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, उसमें जो प्रोसेसिंग होती थी कंप्यूटर्स के अंदर, वो वैक्यूम ट्यूब्स के द्वारा करी जाती थी। अब ये तो 2 हैं, वहां पे मल्टीपल रखी जाती थी और उनसे हुआ करता था काम। अगला हमारा सेकंड पॉइंट है, दीज कंप्यूटर्स वर फिजिकली लार्ज इन साइज एंड रिक्वायर्ड लार्ज रूम फॉर इंस्टॉलेशन। कि जो हमारे ये कंप्यूटर्स हुआ करते थे वो बहुत बड़े हुआ करते थे साइज के अंदर, और उन्हें बहुत सारी स्पेस लगती थी इंस्टॉल करने के लिए। उसमें तो कोई डाउट नहीं है, आप वैक्यूम ट्यूब को ही देख लीजिए, तो वैक्यूम ट्यूब का ही साइज इतना है, ऐसी मल्टीपल रखी हुई है, और ऊपर से बाकी का जो कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है, जो भी चाहिए हमें, मैग्नेटिक डिस्क चाहिए या ड्रम्स चाहिए, वो सब भी रखा होता था, तो बहुत बड़ा सेटअप हो जाता था। चलिए, अगला पॉइंट है, मैग्नेटिक ड्रम्स वर यूज फॉर मेमोरी। तो जो ये वाले कंप्यूटर्स थे हमारे फर्स्ट जेन के, उनके अंदर जो मेमोरी का काम था वो किया जाता था मैग्नेटिक ड्रम्स के द्वारा, उनको हम यूज करते थे मेमोरी के लिए। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है,
These computers produce large amount of heat due to large consumption of electricity. Therefore, these computers required continuous maintenance and proper cooling with the help of large air conditioning. तो फ्रेंड्स, अब जो ये वाले कंप्यूटर्स थे इनमें बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती थी क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते थे। अब इससे क्या होता था कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा हीटअप होती रहेगी और उसको हम ठंडा नहीं करेंगे तो फट जाएगी, राइट? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फट सकता है प्रेशर की वजह से, ज्यादा हीट की वजह से। तो क्या होता था कि जब भी, आज भी ये है कि जो कंप्यूटर्स हैं उनमें एयर कंडीशनिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो उस समय में जो टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर क्या होता था कि बार बार, क्योंकि इतना एयर कंडीशनिंग थी नहीं और इतना बड़ा रूम होता था, इतना सारा सेटअप होता था, तो बहुत बड़ी लार्ज कंडीशन एयर कंडीशनिंग की जरूरत पड़ती थी। और इसी वजह से जो हमारे कंप्यूटर्स होते थे बहुत ज्यादा मेंटेनेंस भी मांगते थे उस टाइम के फर्स्ट जनरेशन के, ठीक है? चलिए आगे करते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं हमारा पॉइंट नंबर 5। They were relatively unreliable as they could produce inaccurate results sometimes. अब जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो ज्यादा रिलायबल नहीं थे, वो थोड़े अनरिलायबल थे। उसका रीजन ये था कि वो कभी कभी इनएक्यूरेट रिजल्ट्स भी हमें प्रोवाइड कर देते थे, ठीक है? उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि जैसे हम आज बोलते हैं कि हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं। उस टाइम पे वो डेवलपमेंट में थी और बहुत कम पहुंची हुई थी, तो उसके अंदर कभी कभी इनएक्यूरेट रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस हो जाते थे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6। इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच्ड कार्ड्स एंड पेपर टेप। तो जो हमारी इनपुट हुआ करती थी वो हम पंच कार्ड्स के थ्रू या पेपर टेप के थ्रू देते थे। नेक्स्ट पॉइंट, दे परफॉर्म स्लो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। उस जमाने में जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनके अंदर जो इनपुट और आउटपुट थी, इनपुट देने का प्रोसेस, जिस तरीके से कंप्यूटर इनपुट लेता था वो भी बहुत स्लो था, और जिस तरीके से आउटपुट कंप्यूटर जनरेट करता था वो ऑपरेशंस भी बहुत स्लो थे। चलिए आगे देखेंगे। द ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर जो 1946 में आया था, और उसके बाद आया था EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेशन कंप्यूटर। ये जो है ये हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर डिवाइसेस की एग्जांपल्स हैं। तो बच्चों ये जो है शॉर्ट फॉर्म्स कभी कभी आपको 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म बताइए, तो ये आप प्लीज नोट कर लीजिएगा। और कभी आपको एग्जाम्पल पूछी जाए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की तो भी आप इन्हें दे सकते हैं, ठीक है? चलिए अब हम नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बात करेंगे, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे फर्स्ट जनरेशन जो थी वैक्यूम ट्यूब्स की, उसके बाद हमारे पास आई सेकंड जनरेशन। एक नई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से जनरेशन चेंज हो गई और ये अपने साथ बहुत सारे बेनिफिट्स लेके आई। अब जो हमारी सेकंड जनरेशन थी वो हम मानते हैं 1955 से लेके 1964 तक के पीरियड की। अब जो ये वाला पीरियड है इसके अंदर जो ये हमारी जनरेशन है उसे हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर्स, ठीक है? और ये इस तरीके से दिखते हैं, ये मैंने साइड्स पे रखे हैं। दिस जनरेशन कंप्यूटर्स यूज ट्रांजिस्टर्स इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। जो ये वाली जनरेशन के कंप्यूटर थे वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करते थे। दे वर मच स्मॉलर इन साइज एंड रिक्वायर्ड लेसर स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन। हम देख ही सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब्स के साइज के कंपैरिजन में जो ये हैं तो बहुत ही छोटे हैं, और ये जो है बहुत छोटे होने की वजह से जो स्पेस लेते थे वो तो एक पूरा कमरा ले लेते थे, ये उतनी स्पेस भी नहीं लेते। उसके बाद मैग्नेटिक टेप्स वर यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज। जो सेकेंडरी स्टोरेज थी उसके लिए हम मैग्नेटिक टेप्स का इस्तेमाल करते थे। They consumed lesser power and therefore lesser amount of heat was generated as compared to first generation computers. अब हमने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में बोला था कि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे और बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करते थे, पर जब हमारे पास सेकेंड जनरेशन के ट्रांजिस्टर्स आए तो क्या होने लगा, जो कंप्यूटर थे वो बहुत कम पावर कंज्यूम करने लगे जिसकी वजह से बहुत कम हीट प्रोड्यूस होती थी, पर अभी भी जो एयर कंडीशनिंग थी उसकी जरूरत थी। चलिए आगे देखेंगे पॉइंट नंबर 5। They were highly reliable and lesser prone to hardware failures as compared to first generation computers. तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जैसे हमने पहले बोला था कि जो वैक्यूम ट्यूब्स थी वो हमेशा से सही और एक्यूरेट रिजल्ट दे, जरूरी नहीं था, कभी कभी गलत भी दे देती थी, पर जो ये वाले कंप्यूटर आए थे ये उनके कंपैरिजन में बहुत रिलायबल थे, बहुत एक्यूरेसी से, और हमेशा हम इन पे डिपेंड कर सकते थे कि इन्होंने अगर कुछ कैलकुलेट करके दिया तो सही ही दिया होगा, ठीक है? और इसके अंदर फेलियर जो हार्डवेयर फेलियर्स थे कि कोई हमारा जो
कोई पार्ट है वो फेल हो जाए, कोई हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ जाए, वो बहुत कम थी। किसके कंपैरिजन में? हमारी वैक्यूम ट्यूब जो हमारी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनके कंपैरिजन में। चलिए इसी के अंदर हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 6। दे वर अबाउट 10 times फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। सो गाइस जो हमारे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो 10 times फास्टर थे। 10 times का मतलब बहुत ज्यादा फास्टर थे हमारी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के कंपैरिजन के अंदर। High level languages were used to instruct the computers for performing various tasks. अब हमारी जो हमने पहले भी पढ़ा है कि हम कुछ हमारे प्रोग्राम्स लिखते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं कि इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करे। अब वो जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी वो हाई लेवल लैंग्वेजेस के माध्यम से उन्हें दी जाती थी, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस वर यूज्ड टू इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर्स फॉर परफॉर्मिंग वेरियस टास्क। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस दो लैंग्वेजेस रहती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में जो हमें समझ आए हम उसको कंप्यूटर को सप्लाई करते हैं और उसके बाद वो उसे अपनी भाषा में कन्वर्ट करता है। इसके बारे में अगर आपको कुछ डिटेल में पढ़ना है तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं एक और अलग से वीडियो बना दूंगी। पर अभी के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे कि उस टाइम पे जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे, सेकंड जेन थी ट्रांजिस्टर्स की, उसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज भी आने लग गई थी। उसके बाद है पॉइंट नंबर 8। दीज कंप्यूटर्स वर मोर वर्सेटाइल देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। तो जो हमारे सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे ट्रांजिस्टर्स वाले, वो बहुत ज्यादा वर्सेटाइल थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 9। हाई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन स्पीड्स देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अभी हमने किया था कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनके अंदर जो इनपुट और आउटपुट के ऑपरेशन थे वो बहुत ही स्लो थे। उसके कंपैरिजन में जब हम सेकेंड जनरेशन देखे तो वो बहुत बेटर हो गए थे और बहुत फास्ट हो गए थे। चलिए लास्ट पॉइंट देखेंगे। द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर लिमिटेड एंड कॉस्टली। तब उस टाइम पे क्या था कि हमारे जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स आए थे वो बहुत ही कम प्रोड्यूस किए गए थे। कमर्शियल लेवल पे हजारों हजारों प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे, बहुत कम प्रोड्यूस किए जा रहे थे और वो एक्सपेंसिव भी थे क्योंकि वैक्यूम ट्यूब से एक इतने छोटे से ट्रांजिस्टर पे जो शिफ्ट थी वो बहुत मेजर शिफ्ट थी, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बात करेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में जो कि है हमारी थर्ड जनरेशन, जो कि 1964 से लेकर 1975 के पीरियड को हम कंसिडर करते हैं। और इसके अंदर जो एडवांसमेंट आई थी वो आई थी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। कुछ इस तरीके से इंटीग्रेटेड सर्किट्स दिखते हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे हम आईसीज भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, वर यूज्ड इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स एंड ट्रांजिस्टर्स। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स थी, फिर सेकेंड जनरेशन में उनकी जगह ट्रांजिस्टर्स ने ले ली थी, अब थर्ड जनरेशन में उसकी जगह ले ली थी आईसीज ने, जो कि है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। पॉइंट नंबर 2, द साइज ऑफ दीज कंप्यूटर्स वाज स्मॉलर देन द अर्लियर कंप्यूटर्स। अब जब हमारी नई जनरेशन आई तो जैसे मैंने आपको बोला कि जब नई जनरेशन आती है तो अपने साथ कुछ नए फीचर्स और कुछ अच्छी बातें लेके आती है। तो जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो जितना उनका पहले साइज था सेकेंड जनरेशन तक उससे भी छोटे हो गए साइज में, ठीक है। Third point, magnetic disk used for external storage and storage space available in these computers was much more than earlier computers. अब जो हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनके अंदर जो स्टोरेज थी, एक्सटर्नल स्टोरेज की जो हमारी स्पेस थी वो और बढ़ गई थी और वो मैग्नेटिक डिस्क को यूज करते थे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, they consumed less power than second generation computers but still air conditioning was required. अब जो हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो सेकेंड जनरेशन से भी कम पावर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे और कम हीट प्रोड्यूस होती थी, पर तब भी एयर कंडीशनिंग की जो थी वो जरूरत थी। पॉइंट नंबर 5, दे वर मोर रिलायबल एंड लेसर प्रोन टू एरर्स देन अर्लियर कंप्यूटर्स। तो जैसे हमने सेकेंड जनरेशन के लिए भी कहा था कि जो कंप्यूटर्स थे वो फर्स्ट जनरेशन से मोर रिलायबल थे, उन पे ज्यादा भरोसा किया जा सकता था और उनमें एरर्स नहीं आते थे, हार्डवेयर फेलियर्स भी नहीं आते थे। उसी तरीके से जब थर्ड जनरेशन आई वो सेकेंड जनरेशन से भी बेटर थी, वो भी और ज्यादा भरोसेमंद हो गई और एरर्स कम आते थे। चलिए पॉइंट नंबर 6 की बात करेंगे हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में। 6 पॉइंट हमारा है, दे हैड हाई प्रोसेसिंग स्पीड देन सेकेंड जेन कंप्यूटर्स।
अब जो हमारे थर्ड जेन के कंप्यूटर्स थे उनके अंदर जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो बेटर थी, ज्यादा थी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में। पॉइंट नंबर 7, मॉनिटर्स एंड कीबोर्ड्स वर यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट। अब इस जनरेशन में क्या था कि जो हमारे आज के मॉनिटर्स हैं जिनके अंदर हम कुछ भी डिस्प्ले देखते हैं, आउटपुट देखते हैं, जो कीबोर्ड्स हैं जिनसे हम इनपुट देते हैं, वो सब स्टार्ट हुआ तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में मॉनिटर्स एंड कीबोर्ड्स वर यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट। पॉइंट नंबर 8, development of standardized high level languages like Pascal, Basic etc. हमने पहले भी बात की थी कि सेकेंड जनरेशन से हम हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज करना स्टार्ट किए थे और जो थर्ड जनरेशन थी इनके अंदर बहुत ही बेटर लैंग्वेजेस जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिनका नाम था पैस्कल एंड बेसिक वो आ गई थी। ठीक है, उसके बाद है पॉइंट नंबर 9, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ दीज कंप्यूटर्स वाज वेरी लेस एज कंपेयर टू अर्लियर कंप्यूटर्स। तो हमने अभी बात की थी पिछली स्लाइड के अंदर कि जो हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो बहुत ज्यादा पावर कम ले रहे थे, हार्डवेयर फेलियर बहुत कम था, एयर कंडीशनिंग की जरूरत चाहे थी पर फिर भी जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो बहुत कम हो गई थी पहले के कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में। चलिए पॉइंट नंबर 10, they were general purpose machines suitable for both scientific and commercial applications। अब जो हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो साइंटिफिक और कमर्शियल दोनों ही एप्लीकेशंस के लिए अच्छे थे। अब जो कंप्यूटर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है जनरल पर्पस, एक होता है स्पेशल पर्पस। इनके अंदर भी आपको अगर डिफरेंस चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको डिफरेंसेस बता दूंगी एक स्लाइड पूरी वीडियो के अंदर। पर अभी के लिए आप ये समझिए कि जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो साइंटिफिक पर्पसेस के लिए भी यूज हो रहे थे और हमारे जो कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं, मतलब जैसे कोई भी चीज मास प्रोड्यूस होती है, हर लोग यूज करते हैं, उसे हम कमर्शियल बोल देते हैं, तो उसके लिए भी यूज हो रहे थे। वो जनरल पर्पस थे जो आप किसी भी काम के लिए उन्हें यूज कर सकते थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फोर्थ जनरेशन जो हमारी 1975 से लेकर 1989 का पीरियड था जिसमें आए थे माइक्रो प्रोसेसर्स। पॉइंट नंबर 1, high speed microprocessors were used. Millions of electronic components were integrated on a single microprocessor chip. अब क्या हुआ कि एक माइक्रो प्रोसेसर चिप थी, उसके ऊपर मिलियंस मतलब 10 लाख से ऊपर बहुत सारे लाखों के जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थे, छोटे छोटे सर्किट्स थे, आईसीज थी, ट्रांजिस्टर्स थे, वो सब मिलके एक माइक्रो प्रोसेसर चिप के ऊपर आ गए और उनकी जो स्पीड थी वो बहुत ही ज्यादा तेज थी। They were much smaller and cheaper than third generation computers. अब जो हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो बहुत ज्यादा छोटे थे और बहुत ही ज्यादा सस्ते थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, दे कंज्यूम लेस पावर कंपेयर टू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। अब वही चीजें हैं कि जैसे जैसे जनरेशन इंप्रूव हो रही है वही फैक्टर्स हैं पर वो और बेटर होते जा रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए अब जो पावर कंजम्पशन थी, जो इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम कर रही थी डिवाइसेस, फोर्थ जनरेशन थर्ड जनरेशन से भी बेटर थी। ठीक है, मोर रिलायबल एंड लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर्स, देयरफॉर नेग्लिजिबल मेंटेनेंस कॉस्ट। अब जो हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था वो इतना भरोसेमंद हो गया था और इतना कम हार्डवेयर फेलियर्स आते थे कि जो मेंटेनेंस की कॉस्ट थी, जो उन्हें मेंटेन रखने में हमारे पैसे खर्च होते थे, वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो गई, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। पॉइंट नंबर 5, दे हैड फास्टर एंड लार्जर मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज एज कंपेयर टू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। अब जो हमारे जो ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं इनके अंदर क्या था कि जो मेमोरी थी, फॉर प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, जो हमारी स्टोरेजेस थी वो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी और बहुत ज्यादा फास्ट हो गई थी कंपेयर टू थर्ड जनरेशन। तो जितने भी आज आप लोग अपने स्कूल्स में, आपके घरों में जो आप यूज करते हैं, डेस्कटॉप्स हैं, लैपटॉप्स हैं, पीसीज हैं, वो इन जनरेशन्स में आते हैं, उनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर्स जो हैं यूज किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। तो फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर्स जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर पॉइंट नंबर 6 है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। ये आपको फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, प्लीज ध्यान रखिएगा। enabled new users to quickly learn how to use computers। अब जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, अब
इसको ऐसे समझेंगे कि एक तो हो गई कि एक काली स्क्रीन है, उसके ऊपर आप कुछ टाइप करते जा रहे हैं और कुछ सिर्फ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और वहीं पे एक स्क्रीन है जिसके ऊपर आइकन्स बने हुए हैं, फोटोज बने हुए हैं, जिनके ऊपर आप क्लिक कर रहे हैं और कुछ खुल जाता है, वो होता है GUI। और जो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन की मैंने बात की थी उसको बोलते हैं कमांड लाइन, ठीक है। तो अब जो ये माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर्स थे, इनके अंदर GUI आ गया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया था, जिसमें कुछ आइकन्स थे, कुछ चीजें थी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही थी और आप उन पे क्लिक कर पा के कोई काम, कोई एक्टिविटी कर पा रहे थे, कुछ इंटरेक्टिव चीजें कर पा रहे थे। तो इससे क्या हुआ, इसके आ जाने से जो यूजर्स थे, जो नए यूजर्स थे कंप्यूटर के लिए, उनके लिए कंप्यूटर लर्न करना बहुत ही आसान हो गया कि उसको कैसे यूज किया जाता है। Point number 7, use of standard high level languages allowed program to be transferred from one computer to another। अब जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात थी, उनसे क्या होने लगा, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर जो हमारा कोड था, जो हमारी इंस्ट्रक्शंस थी, वो ट्रांसफर करनी बहुत ही इजी हो गई। Point number 8, supports more input and output devices or other terminals than previous generation computers। अब जो हमारा 4th जनरेशन कंप्यूटर जो है, उसके अंदर बहुत से तरीके की इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जो हैं कनेक्ट हो जाती हैं। अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, वो हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। तो अभी अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लूँ, इनपुट के लिए कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, जैसे लाइट पेन जैसी जो चीजें हैं, डिजिटल कैमराज हैं, ये पहली जनरेशन में नहीं थे, पर आज अगर आप देखेंगे तो ये बहुत इजीली जो हमारा कंप्यूटर है उसके अंदर कनेक्ट हो जाती हैं। सिमिलरली विद द आउटपुट डिवाइसेस ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 9, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स इनेबल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज लाइक डिस्क, प्रिंटर्स अमंग मल्टीपल कंप्यूटर्स एंड यूजर्स। अब जो ये नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है इतने सारे, उन्होंने क्या किया, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, जैसे हमारा प्रिंटर एक रिसोर्स है, उनको शेयर करने में हमें हेल्प की। बहुत सारे कंप्यूटर्स, अब ये हो सकता है कि आपके ऑफिस में एक ही प्रिंटर हो और उससे कई 10 या 15 या उससे भी बहुत सारे जो हैं कंप्यूटर्स अटैच्ड हों, और वो उनमें से किसी भी कंप्यूटर से आप प्रिंट निकाल सकते हैं उस प्रिंटर के साथ। अब आप देख रहे हैं कि कैसे एक प्रिंटर जो है, एक रिसोर्स है, उसको मल्टीपल कंप्यूटर्स या यूजर्स जो हैं उसे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आज जो है 4th जनरेशन कंप्यूटर्स में पॉसिबल हो गया। पॉइंट नंबर 10, they were general purpose machines used in application development। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जनरल पर्पस मशीन्स जो हैं 3rd जनरेशन में हमने पढ़ा, उसी तरीके से 4th जनरेशन के जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो भी जो हैं वो जनरल पर्पस मशीन्स हैं, और उनका जो यूज है वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट में होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बारी है 5th जनरेशन की, जो हम 1989 से लेके प्रेजेंट तक के पीरियड को बोल रहे हैं, उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले थोड़ा सा गौर फरमाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। इसकी डेफिनेशन आपको बहुत पूछी जाती है, तो एक बार देख लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम शॉर्ट में AI भी बोलते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस कंसर्न्ड विद मेकिंग कंप्यूटर्स बिहेव लाइक ह्यूमंस। अब ये एक कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जिसका नाम है AI, जिसका क्या काम है, जो किससे कंसर्न्ड है, वो इस चीज से कंसर्न्ड है कि हम कंप्यूटर्स को कैसे ह्यूमंस की तरह बना सकते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा उनके जैसे बिहेव करें। चलिए इसमें पढ़ते हैं कि क्या क्या एडवांसमेंट्स अभी तक हुई हैं। कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमने अभी बात की, एंड आर स्टिल इन प्रोग्रेस। तो ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि बन चुके हैं, ये प्रेजेंट है, ये अभी भी बन रहे हैं, इनके ऊपर और डे बाय डे एडवांसमेंट होती जा रही है। चलिए आगे देखेंगे। पोर्टेबल कंप्यूटर्स कॉल्ड नोटबुक कंप्यूटर्स आर मच स्मॉलर एंड हैंडी देन द 4th जनरेशन कंप्यूटर्स। अब जो ये कंप्यूटर्स हैं, इन्हें हम नोटबुक कंप्यूटर्स भी बोल देते हैं, ये बहुत ज्यादा पोर्टेबल हैं। पोर्टेबल का मतलब है कि आपको वो एक जगह पे फिक्स नहीं है, आप उन्हें उठा के कहीं भी घूम सकते हैं, उन्हें कहीं भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। ये बहुत ही छोटे हो गए हैं और बहुत ही ज्यादा हैंडी हैं कि आप इन्हें आराम से अपने हाथ में पकड़ के इधर उधर लेके जा सकते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे। 5th जनरेशन कंप्यूटर्स आर सेवरल टाइम्स मोर पावरफुल देन 4th जनरेशन कंप्यूटर्स। अब जो हमारे 5th जनरेशन कंप्यूटर्स हैं वो बहुत ही पावरफुल हैं हमारी 4th जनरेशन के कंपैरिजन में, बहुत गुना, सेवरल टाइम्स मोर पावरफुल। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे।
फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स कंज्यूम लेस पावर देन अर्लियर कंप्यूटर्स। अब जो हमारा फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं वो फोर्थ जनरेशन से या थर्ड जनरेशन किसी भी जनरेशन से कम पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो फिफ्थ जनरेशन के अंदर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मोर रिलायबल एंड लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर्स देन प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर्स। अब जो हमारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं वो और भी ज्यादा भरोसेमंद हो गए और बहुत ही कम हार्डवेयर फेलियर्स होते हैं प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन के अंदर। अगला पॉइंट है मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस विद मल्टीमीडिया फीचर्स। जैसे हमने GUI की बात की थी, अब आगे आगे जनरेशन बढ़ने से वो और बेटर होता गया और ज्यादा इंटरफेस जो है वो यूजर फ्रेंडली हो गया कि जो यूजर है उसको दिक्कत ना आए, उसको इजीली समझ आ जाए और वो बहुत आसानी से उसको चला पाए। मल्टीमीडिया के बहुत सारे फीचर्स आ गए, बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई इसके अंदर फिफ्थ जनरेशन के आने से। अब इजी टू लर्न एंड यूज बाय एनीवन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। आज ये इतना आसान हो गया है इसको यूज करना कि इवन जो बच्चे हैं वो भी इसे बहुत आसानी से सीख जाते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला पॉइंट है गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग इज टू डेवलप डिवाइसेस दैट रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग। अब जो हमारी फिफ्थ जनरेशन की जो हमारे कंप्यूटिंग है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका क्या मोटिव है, वो जो डिवाइसेस हैं उनको ऐसा बनाना चाहते हैं कि उनको कोई भी लैंग्वेज में, जो आपकी लैंग्वेज है जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, उसमें उनके साथ बात करी जाए, वो उसको समझ के रिस्पॉन्ड करे और उससे खुद सेल्फ लर्न भी कर सकें, आगे आगे और लर्न कर सके। तो जितने भी आप रोबोटिक्स में एडवांसमेंट्स देखते हैं वो सारी AI के बलबूते पे होती हैं और वो इसी के ऊपर काम कर रही हैं कि वो यूजर की नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस कर सकें और उनसे और आगे सीख सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 5 जनरेशन कंप्यूटर्स की, उनकी पूरी हिस्ट्री कि जो कंप्यूटर्स हैं वो उन्होंने किस तरीके से क्या क्या प्रोग्रेस किया, किस तरीके से उसमें एडवांसमेंट आया, जो हमने इसके अंदर पूरा कवर किया है। और इसके अंदर कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बोली कि अगर आपको उनकी वीडियो की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए जरूर वीडियोस बना दूंगी। और बहुत ही इजी टॉपिक था, इसके अंदर स्कोर करना बहुत ही इजी है क्योंकि ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स हैं, बस ये है कि वो हर जनरेशन में बेटर होते जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा इसके अंदर आपको कुछ याद भी नहीं करना है और बहुत इजीली आप स्कोर भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए यूजफुल हो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा नोटिफिकेशंस के लिए। एंड जब तक नई वीडियो आती है तब तक के लिए थैंक यू।